Good morning, everyone. Today we will proceed with the same topic that we discussed in the last lecture video, that is major types of unemployment. तो अभी तक हमने फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस किए. बट देर आर फ्यू unemployment or few types of unemployment that is not explained in the slides, so I'll explain it separately. तो इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसमें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स ये एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है. इसका मतलब ये है कि द पर्सन डज नॉट गेट द एम्प्लॉयमेंट ऑल ओवर द ईयर. पूरे वर्ष उसको काम नहीं मिलता किसी भी तरह का. द पर्सन, अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की फीचर्स में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है दैट द पर्सन शुड बी एबल टू डू दी वर्क. दैट मीन्स द पर्सन मस्ट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दी वर्क. अगर उसको कुछ टेक्निकल काम करना है या उसको लाइन मैनेजर काम करना है, इंजीनियर का काम करना है, द पर्सन मस्ट बी हैविंग द डिग्री ऑफ बीटेक एंड इक्वलेंट डिग्री. तो उस केस में उसकी कैपेबिलिटी होती है. एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड है तो वो एक्सपीरियंस होना चाहिए. इसके अलावा विलिंगनेस भी होना चाहिए, काम करने की इच्छा भी होनी चाहिए. सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर विलिंगनेस नहीं है, देन द पर्सन विल नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. अगर काम करने की इच्छा ही नहीं है उसके अंदर, तो उसको अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता. तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है. इसमें काम करने की इच्छा भी होती है, कैपेबिलिटी भी होती है, और इसके साथ साथ कैलिबर होता है, स्किल भी होता है, एक्सपीरियंस होता है, बट द पर्सन इज़ नॉट एबल टू फाइंड द वर्क फॉर हिम और हर. अपने लिए जो है काम ढूंढने में असमर्थ रहता है. तो ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ कॉल्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब देयर कुड बी से टू केसेस विच कुड बी कवर्ड अंडर इट. एक व्यक्ति पूरे वर्ष काम करना चाहता है, लेकिन उसको कुछ महीने काम मिलता है, और द पर्सन रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर द रिमेनिंग मंथ्स. सीजनल जो प्रोडक्शन किया जाता है, जो सीजनल इंडस्ट्रीज़ हैं, दोज हु प्रोड्यूस सीजनल प्रोडक्ट्स, चाहे वो वुलन क्लोथ्स हैं या फिर द सिमिलर प्रोडक्ट्स, चाहे वो रेफ्रिजरेटर्स है या दूसरी चीज़ें. हालांकि रेफ्रिजरेटर्स की डिमांड तो पूरे साल बनी रहती है. वी कोट द एग्जाम्पल ऑफ वुलन क्लोथ्स. तो इन दैट केस ऑफ सीज़न में प्रोडक्शन रहता है, बट मिनिमम लेवल पे रहता है. इसका मतलब ओनली दी परमानेंट एम्प्लॉयज़ आर कॉल्ड in the enterprise for working. And during the peak season, जब peak season होता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है, during winters the production is increased. In that case more employees are hired. So अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में दो केसेस हो सकते हैं कि या तो पार्ट ऑफ द ईयर ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसको, पार्ट ऑफ द ईयर, वर्ष के कुछ महीने वो एम्प्लॉयड रहता है, तो भी वो अंडर एम्प्लॉयड कहलाएगा. या फिर दूसरा केस होता है कि उस केस में उसकी कैपेबिलिटी और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पाता. तो वो जो है, फॉर एग्जांपल, ए पर्सन हैविंग दी बीटेक डिग्री इज़ वर्किंग एज सुपरवाइज़र. सुपरवाइज़र के लेवल पर काम कर रहा है, बिकॉज द पर्सन इज़ नॉट एबल टू गेट द जॉब ऑफ एन इंजीनियर, एंड द पर्सन इज़ वर्किंग एज सुपरवाइज़र इन टेक्निकल डिपार्टमेंट. इन दैट केस इट इज़ ए शेयर एग्जाम्पल ऑफ, ये एक एग्जाम्पल है अंडर एम्प्लॉयमेंट का. यानी कि जो जिसकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको वो ओहदा नहीं मिल पाता और उसको अधिकार नहीं मिल पाते, वो भी अंडर एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसगाइज्ड. डिसगाइज्ड
इस तरह के जो क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में तो आते ही हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत कुछ पूछे जाते हैं। इंडिविजुअली केक के बारे में पूछा जाता है। एनीवेज, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स यहाँ पर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। इसका मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर 10 लोगों की आवश्यकता है वहाँ आपने 15 लोग लगा रखे हैं काम करने के लिए। ये एग्जाम्पल आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में मिलेगा। सरकार ने एक ऑपरेशन गोल्डन हैंडशेक स्टार्ट किया हुआ है, उसमें उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट देने की स्कीम जो है वो जारी की हुई है। उसमें उनको बोला जाता है कि आपकी रिमेनिंग सर्विसेज या जो आपने सर्विस कर ली है, दोनों विकल्प दिए जाते हैं। जहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा होता है वो बोलते हैं कि आप उसके आधार पर बेनिफिट लो और लीव दी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप रिटायरमेंट ले लो। तो कुछ लोग इसके लिए, बस इसमें देखा यह जाता है, इसका डीमेरिट ये है कि जो कैपेबल लोग थे वो वीआरएस लेके चले जाते हैं, और फिर जो है अगर ये 10 लोगों की आवश्यकता है, 15 लोग यानी कि 5 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन दैट केस ये 5 लोग कौन जाएंगे बाहर? ये 5 लोग वो बाहर जाएंगे दोज हु आर कैपेबल। फिर वो 10 के 10 लोग उनमें से वो कैपेबल नहीं होते, उनकी आउटपुट या प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होती। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट देखने को आ रहा है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर एक से अधिक, फॉर एग्जांपल 10 लोग जो है 100 यूनिट्स बना रहे हैं, 11वां आपने भर्ती किया, वो भी 100 यूनिट ही बना रहे हैं, तब भी आपने 12वां फिर वो 100 यूनिट बना रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों वर्कर्स के आने से आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टोटल आउटपुट तो 100 ही है तीनों केस में। दैट मीन्स रिक्वायरमेंट 10 लोगों की ही थी, लेकिन ये जो 2 लोग एक्स्ट्रा रख लिए, देयर प्रोडक्टिविटी इज़ ज़ीरो। एंड सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट इज़ कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये प्रोडक्टिविटी की बात करता है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इस केस में ज़ीरो है। So this is a type of unemployment. Now the next type of unemployment, that is educated unemployment. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर फिर वही है कि पीपल आर हाईली एजुकेटेड एंड दे आर अप्लाइंग फॉर दोज क्लास 4 जॉब्स। उस केस में जो जॉब्स जो एक इलिटरेट भी कर सकता है, और द पर्सन हु इज से 5th क्लास और से प्राइमरी स्कूल पास, उसके लिए फॉर एग्जांपल इफ से पीजी स्टूडेंट और द कैंडिडेट हु इज हैविंग पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इज अप्लाइंग, in that case that type of unemployment it is called educated unemployment, when the educated people do not get job according to their educational standard। तो उनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, और बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको दैट व्हेन यू विल सी कि पियॉन्स की आपको आता रहता है न्यूज़पेपर में, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पियॉन्स और क्लास 4 एम्प्लॉयज़ दिस मैनी नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, इवन PhDs हैव अप्लाइड। यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज निकली थी, तो उसमें बहुत सारे पीजीज़ ने और MPhil कैंडिडेट्स ने, PhD कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। ऐसे HRTC की जब कंडक्टर्स की भर्ती होती है तब देखना आप। हालांकि मेरा मानना ये है, ये इस तरह की स्टेटमेंट ऐसे नहीं है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट ए परसेप्शन। व्हेन वी गो फॉर for appearing in any recruitment exam और सिलेक्शन एग्जामिनेशन, जो भी चाहे वो सबॉर्डिनेट बोर्ड का होता है या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, वहाँ सिर्फ टोटल कैंडिडेट्स के 10% ही सिर्फ तैयारी करके आते हैं। तो कैपेबल लोग तो लगातार अपनी नौकरियाँ चेंज कर रहे हैं। एंड वी आर सेइंग टू दी यंगस्टर्स, से हमारे सीनियर लोग बोलते हैं यंगस्टर्स के सामने दैट देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सरकारी क्षेत्रों में नौकरी की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल ओवर देयर। तो दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट। इफ़ द पर्सन इज़ इंटरेस्टेड टू स्टार्ट हिज ओन और हर ओन एंटरप्राइज, अपना ही स्टार्टअप कुछ करना चाहता है, तो उस केस में ही शुड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब, ही शुड परस्यू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वहाँ पर द पर्सन विल बी एबल टू
generate employment for himself or herself and for others also. So that is my observation. So anyways, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ये उस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि एक व्यक्ति अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिलता, तो वो लोअर ग्रेड्स के लिए अप्लाई करता है और वहाँ पर काम करता है. जैसे कोई MBA कोई कैंडिडेट अगर HRTC में कंडक्टरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, तो दैट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. Then next is industrial unemployment. Next type of employment, it is industrial unemployment. So industrial unemployment का मतलब अगर हम रेशो को देखें, एक्चुअली that talks about the rise in the population increase जो है वो इसका जो रेट है ये ज़्यादा है in comparison to increase in the number of industry. यानी जो enterprises हैं, जो industrialization है, इसकी स्पीड कम है, इसकी जो proportion है ज़्यादा है. That means more number of people are they are taking birth or they are being born, and there are less number of industries, those industries which can provide employment to them. तो ये proportion है, ये इसमें equilibrium नहीं है. So with the rapid growth of population, और कई बार देखा जाता है urbanization, there is a term called urbanization. अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? इंडस्ट्रीज़ क्योंकि शहरों में ही, अर्बन एरियाज़ में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, तो उस केस में पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़ व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम फार्मिंग एक्टिविटी, जब वो अपने खेतों से फ्री हो जाते हैं, देन दे कम टू दी अर्बन एरियाज़ फॉर फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट. इन दैट केस there is a problem. More people they seek employment in the industry because रूरल एरिया से फिर अर्बन की पॉपुलेशन अपनी अलग है, रूरल एरिया से भी लोग आते हैं, देन दी सप्लाई बिकम्स मोर. इन दैट केस अर्बन एरियाज़ में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, दे कैन अकोमोडेट ए फ्यू नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. वो कुछ एक स्पेसिफिक एरिया के अनएम्प्लॉयड लोगों को टैकल कर सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं, नॉट दी बिग एरिया. यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अगर 10 गुना ज़्यादा हैं तो ऑल ऑफ देम विल बी अनएम्प्लॉयड. सो because of seasonal nature of agriculture, people from villages they come to the urban areas in search of the jobs, but the number of industries set up in India that is the increase is not adequate, है ना. तो उसके लिए एडिशनल वर्कफोर्स जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ आता है, उनको इंगेज नहीं किया जा सकता. और दूसरा रीज़न इसमें ये भी है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का काफ़ी प्रयोग होता है आजकल. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में हमें पता है मशीनों का ज़्यादा प्रयोग होता है, यहाँ पर ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती, हाथ से ही जो है काम जो किया जाता है वो मिनिमम किया जाता है. तो उस केस में भी जो है देर आर डर्थ ऑफ जॉब्स. इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. हालांकि देखें तो अभी ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ गोज़ ऑन in every nook and corner of the activity. There are more number of people those who are bringing new ideas, नए नए आइडियाज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आज जो है बाज़ार में आ रहे हैं, एंड दे आर जनरेटिंग लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो डेड सेक्टर्स थे इंक्लूडिंग कुरियर, डिलीवरी एंड दीज सेक्टर्स, दे आर टचिंग हाइट्स. इसी तरह से टैक्सी सर्विसेज है ना, पर्ल फार्मिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो यहाँ पर एक फैक्टर हम क्योंकि देख रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग दी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो इसके ऊपर बर्डन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ, जो नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ है वो उस गति से नहीं बढ़ रही है. उसके अलावा फिर अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज सिचुएटेड हैं, तो वहाँ पर रूरल एरियाज़ के लोगों को भी अकोमोडेट करने में प्रॉब्लम आती है. तो जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, दे आर कॉल्ड एम्प्लॉयड, एंड दोज हु आर लेफ्ट ओवर दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. और इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. सो दीज आर टाइप्स ऑफ यू मे से अनएम्प्लॉयमेंट. इस तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया है, एंड दिस हैज़ बीन
given as a assignment. In the next lecture video, we'll proceed with the causes of unemployment in India. Causes. Let us discuss a few point. First, इसके कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? काफ़ी पूछे जाने की संभावना है। एक तो इसके कारण और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहले तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, तो इसका रीज़न ये है कि देर आर लेस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, देर इज़ लेस इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स लेस हैं, देर आर लेस नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस, जो न्यू स्टार्टअप्स हैं वो भी ना के बराबर हैं, देर आर लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिफॉर्म्स में। these are these comprise a number of factors. So Indian economy is underdeveloped and role of economic growth is very slow. इसके अलावा जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत स्लो है, और स्लो ग्रोथ रेट क्या बोलता है कि दैट द इन्वेस्टमेंट इज़ लेस, द स्लो ग्रोथ फॉल्स टू और फेल्स टू प्रोवाइड इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। तो वही हम जो डिस्कस कर रहे थे, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है तो क्योंकि स्लो है इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब लेस इन्वेस्टमेंट इज़ बीइंग मेड इन द मार्केट, इन दैट केस लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेटेड। तो जो रोज़गार के मौके हैं वो कम होते हैं, जिससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है। देन नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। ये भी इसी से रिलेटेड जो है पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। हालांकि अभी तो ये स्टेबलाइज हो रही है। अगर आप अभी करंट सिनारियो देखेंगे तो अभी इंडिया में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है। रेट ऑफ ग्रोथ इज़ दैट इज़ क्वाइट स्टेबलाइज्ड, दैट हैज़ क्वाइट स्टेबलाइज्ड। बट जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पहले कुछ दशकों पहले हुआ था, तो वो दैट इज़ ए बिग प्रॉब्लम। इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देन नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर इज़ ए सीजनल ऑक्यूपेशन। ये भी हम पहले टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी, या हमने बात की थी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसमें कुछ समय अगर 2 क्रॉप्स लगती है अगर खेतों में, तो एक क्रॉप के कटने के बीच में और दूसरे क्रॉप के बोए जाने के बीच में जो गैप होता है, उस समय वो आइडल रहते हैं, वो काम नहीं होता उनके पास। इन दैट केस दे बी अनएम्प्लॉयड। कुछ लोग तो उसमें एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं, कुछ नहीं ढूंढते। इन दैट केस दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न एग्रीकल्चर इज़ अंडर डेवलप्ड इन इंडिया। इट प्रोवाइड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर बीइंग सीजनल प्रोवाइड्स वर्क फॉर ए फ्यू मंथ्स, सो दिस गिव्स राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो कुछ महीनों को, जिसको हम बोलते हैं पूरे समय के लिए नहीं मिलता, सीजनल भी होता है, इसको आप अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं एक केस में। यू वांट टू वर्क फॉर एग्जांपल फॉर द होल ईयर, बट यू आर नॉट इंगेज्ड फॉर द होल ईयर। तो ये 2-3 कॉजेज़ थे। इन द कमिंग लेक्चर वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर पॉइंट्स। प्लीज़ प्रिपेयर proper points and do study the book that has been prescribed by or recommended by me. Thank you.